हेलो गाइस, तो मैं लक्ष्मी साहू मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, जो कि अलग अलग टाइम पे एक्ट करते हैं और हमारे ब्लड को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं जो कि प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊँगी। देखो, ये क्लॉटिंग फैक्टर है जो 12 रहते हैं हमारे बॉडी में। 12 क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं, तो आप इनको ना लिख के याद कर लीजिएगा। मैं बाद में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाली हूँ। हमारा जो होता है एक इंट्रेंसिक पाथवे रहता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे रहता है। ठीक है, इंट्रेंसिक पाथवे कहाँ रहता है? इंटरनल ऑर्गन में चलते हैं। जैसे कि हमारा होता है इंटेस्टाइन रहते हैं, मतलब लीवर्स वगैरह जो अंदर में। एक्सट्रिंसिक पाथवे रहता है जो कि हमारे आउटसाइड, जिसके हैंड है यहाँ पे कट हो गया, या तो यहाँ पे जिसके यहाँ पे कट हो गया तो यहाँ पे अलग एक प्रायर टाइप्स का कुछ चीज़ें होंगी। अगर हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कट हो गया, फिर जो भी चीज़ें हो गई, चोट लग गई, तो वहाँ पे एक अलग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रोसेस रहते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसके क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं। तो इंट्रेंसिक पाथवे हमारे जो अंदर का जो पाथवे रहते हैं, जिसमें रहते हैं 12, फिर 11, फिर 9, फिर 8, ऐसे जो होते हैं एक्ट करते जाते हैं। इसको रहता है अंदर का जो रहता है एपीटीटी रहता है, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथर्मिन टाइप के द्वारा हम उसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें रहता है हीमोफीलिया ए और बी में। ये जो होता है ज़्यादातर हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है। उसमें तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती। तो बंद नहीं होती क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स रहती है, क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम्स रहती है ना। फिब्रोनोजन ये सब सुनोगे ना उसमें। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हमारा रहता है आउटसाइड का पाथवे रहता है, जिससे क्या रहता है 3rd और रहता है 7 रहता है। 3 और 7 दोनों मिलके इस चीज़ को बनाते हैं। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 12 है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये 3rd है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रह जाता है, और ये प्रो कन्वर्टिंग, ये सब जो होता है स्ट्रेचिंग पाथवे यहाँ पे लिखा है, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो आपको ये चीज़ें तो नहीं पूछा जाएगा कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं। कभी पूछ भी सकता है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं पूछता है। अभी तो मैंने देखा है, तो उसमें क्या पूछेगा? पीटीटी, पीटीएनआर, इसका वैल्यू रहती है, कब यूज़ होता है, ये सब चीज़ें पूछे। तो जो बाहर में क्या करते हैं, पीटीआईएनआर का यूज़ करते हैं हम। जो होता है पीटीआईएनआर कहते हैं प्रोलॉन्ग होता है। जब हम पैरिन थेरेपी चलते हैं ना, तो पीटीआईएनआर का वैल्यू ज़्यादा आता है, क्योंकि पैरिन ब्लड को क्या करता है, थिन कर देता है उसके। और उसमें तो विटामिन के की रहते हैं डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या बोलते हैं, प्रोटामिन सल्फेट जो होता है हेपेरिन के साथ देते हैं, वारफेरिन के साथ विटामिन के दिया जाता है। मतलब एक दूसरे कैंडिडेट है ना। ये एक रहता है कॉमन पाथवे रहता है, जो कि 10 रहेगा, 5 रहेगा, 2, 1, एंड देन रहता है 13। एक अलग है जो होता है प्रोड्यूस करता है स्टेबल फिब्रिन क्लॉट, जो कि कॉमन पाथवे में उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर, एक इंट्रिंसिक फैक्टर याद रखिएगा, एक आउटसाइड का, इनसाइड का। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे कि फैक्टर 8 है जो हीमोफीलिया ए फैक्टर है, जो 9 है वो हीमोफीलिया बी फैक्टर है, क्रिसमस डिसीज बोलते हैं। और जो रहता है 11 है हीमोफीलिया सी रहता है। एक 13 फैक्टर है जो कहते हैं डिले वुंड हीलिंग एंड अनस्टेबल क्लॉट करता है, जो होता है वुंड हीलिंग को डिले कर देता है। विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है। और विटामिन के पे डिपेंडेंट कुछ फैक्टर हैं, जैसे सेकंड रहता है, 7 रहता है, 9, सेकंड, 7, 9 एंड 10। ठीक है, उसके नाम आपको याद करना पड़ेंगे, वो आपको थोड़ा रटने पे ही याद होंगे। तो जो होता है 2, 7 हो जाता है, 2, 7, 9, 10, ये जो होते हैं क्या रहते हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं जो कि विटामिन के पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं एपीटीटी के बारे में, जो कि आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम रहता है फॉर द क्लॉटिंग टाइम। ये जो होता है क्लॉटिंग में मेज़र करते हैं। और रहता है एपीटीटी हमारा जो रहता है इंट्रिंसिक पाथवे, अंदर के पाथवे को ये मेज़र करता है ना। ये जो होता है पैरिन को, जिसकी अगर कोई पर्सन जो होता है पैरिन पे है तो उसको मॉनिटर करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 25 से 35 सेकेंड होती है।
अगर हम PTINR की बात करते हैं तो 11 से 13 रहती है, 11 to 13.5 सेकेंड उसकी रहती है। और कोई पर्सन हिपैरिन पे रहता है तो उसका PTINR, PT एक ही है ना, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम रहता है, और INR बस उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रेशियो रहता है, उसको हम अलग से लिखते हैं। और ये क्या होता है एक्सट्रिंसिक, PT जो होते हैं हम बाहर को देखते हैं, APTT अंदर को देखा जाता है। उसका मेन फैक्टर्स मैंने लिखा हुआ है, इसमें रहता है 7 रहता है, इसमें 3 फैक्टर है। जो INR में बोल रही हूँ ना, ये क्या रहता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो रहता है, PT का ही रहता है, जो कि इंटरनल क्लॉटिंग टाइम को मेज़र करता है। नहीं, PTINR जो रहता है इंटरनल नहीं एक्सटर्नल क्लॉटिंग टाइम को मेजर करता है, और ये जो होता है वारफरीन को करता है। मतलब INR रहता है स्टैंडर्डाइज कैलकुलेशन बेस्ड, PT रहता है टू बी कंपेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लैबोरेटरी, है ना। PT का अलग अलग वैल्यू रहता है, तो उसको INR के रूप में एक रहता है, एक वो दे दिएगा कि हाँ आपका इतना रहेगा। नॉर्मली ये रहता है 0.8 to 1 मतलब 1.2 to 1.2 सेकेंड का रहता है, ठीक है। नॉट टेकिंग मतलब जब वो नॉर्मल किसी पर्सन का लिया जाता है, जब वो बढ़ जाता है, ये मतलब PT का ही वैल्यू है लेकिन सेकंड में रहता है, मतलब एक INR एक रेशियो में लिख दिया जाता है उसको। इस होता है 2.2 to 0.3 रहता है मोस्ट कंडीशन, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन DVT रहता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर बॉडी में है तब दिखाया जाता है। 2.5 से 3.5 रहता है जब मैकेनिकल हार्ट वॉल में प्रॉब्लम्स रहती है, जबकि पर्सन जो होते हैं हेपेरिन मतलब वारफरीन लेते रहता है तब ये चीज़ होती है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू है 0.8 से 0.1 मतलब 0.8 से 1.2 सेकेंड रहती है, और ये अल्टर्ड होती है जब कोई पर्सन वारफरीन वगैरह लेता है तब। PT रहती है मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है उसी का है। ये रहता है स्ट्रिंजिंग जो होता है हमारे जो बाहर का वैल्यू रहता है 11 टू होता है 13.5 इसका नॉर्मल रेशियो है। इसी को हम रहते हैं नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड रेशियो में देखते हैं तो INR रहता है 0.8 से 1.2 सेकेंड के लिए। ये वेरी करता है, अगर थेरेपेटिक INR बोल सकते हैं जब कोई पर्सन जो होता है वारफेरिन वगैरह लेता है तो 0.2 से 3.0 में रहता है, ठीक है। और इंक्रीज रहता है अगर आपका INR तो आपको रहता है लॉन्गर टू क्लॉट बनने में टाइम लगता है ना। और आपका जो होता है INR कम है मतलब आपकी क्लॉटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है ना। नॉर्मली जो होता है 0.8 है, अगर आपने वारफरीन लिया तो बढ़ जाता है, तो बढ़ गया मतलब क्लॉट नहीं बन रहा है, कम हो गया मतलब रहता है ट्वीकिंग मतलब क्लॉट उनका बन रहा है, ठीक है। ये लार्ज टू क्लॉट और क्विक टू क्लॉट। यहाँ पे BT-CT PTINR को मैंने एक चार्ट के रूप में दिया है। देखिए BT का मतलब रहता है ब्लीडिंग टाइम कितना है ना, वो कितने टाइम तक ब्लीड करता है। CT का मतलब रहता है वो कितनी जल्दी क्लॉट होता है। तो ब्लीडिंग टाइम रहता है बाहर का रहता है, जो क्लॉटिंग टाइम इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करता है। PT जो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, उसी को INR है। PTT एक्सट्रिंसिक मतलब इंट्रिंसिक पाथवे रहता है। BT देख लिया क्लॉटिंग टाइम हो गया, प्रोलॉन्ग्ड जो होता है प्लेटलेट के फंक्शन को मेजर करता है, और होता है ब्लड वेसल इंटीग्रिटी को। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होती है 2 to 7 मिनट्स रहती है। और रहता है BT क्या करता है प्लेटलेट्स के फंक्शन को करता है, तो जब इंक्रीज हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है ना। तो BT जो होता है बहुत टाइम मतलब उसका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ में वो जो होता है इंक्रीज इन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट डिसफंक्शन, वॉन विलेब्रेंट डिसीज, ये भी एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर ही है। क्लिनिकल यूज रहता है असेस प्राइमरी हेमोटेसिस, ठीक है। CT जो होता है क्लॉटिंग टाइम को हम मेजर करते हैं, इसका नॉर्मल टाइम 5 से 15 मिनट तक रहता है, मेथड डिपेंड करता है थोड़ा। और ओवरऑल जो होता है क्लॉटिंग प्रोसेस को करता है। और रहता है CT जो होता है अंदर इंट्रेंसिंग पाथवे को करते हैं। CT जो होता है हीमोफीलिया जो कि अंदर का रहता है, सीवियर क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफिशियंसी को शो करता है। PT जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइप, तो क्या होता है एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर के पाथवे को मेजर करता है। इसका नॉर्मल वैल्यू देखा गया 11 to 13.5 सेंटीमीटर है। PT में हम क्या आते हैं वारफरीन थेरेपी को मेजर करते हैं, और वारफरीन थेरेपी जो होता है विटामिन K के अपोजिट रहती है, मतलब विटामिन K की डिफिशियंसी हो जाती है जब PTINR में उसको देखा जाता है। लीवर डिसीज में करते हैं, ठीक है। मेनली जब कोई पर्सन वारफरीन पे रहता है तो हम PT चेक करते हैं। APTT जब हिपेरिन पे रहता है तो हिपेरिन का अपोजिट क्या रहता है प्रोटामिन सल्फेट, और रहता है उसमें हीमोफिलिया अल्फा A और B को मेजर करते हैं।
एपीटीटी रहता है एक्टिवेटेड पार्सल परफॉर्मेंट टाइम, जो कि रहता है इंटरनल को करते हैं 25 से 35 सेकंड की उसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। और आईएनआर को मैंने बता दिया उसका नॉर्मल रेशियो कब रहता है। तो ये है एपीटीटी, पीटी, आईएनआर वगैरह के बारे में इंटरनल पर क्लॉटिंग फैक्टर का आप नाम याद कर लीजिएगा और उसको एक बार याद कर लीजिएगा। इसके बाद मतलब इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए नॉर्मल सेट में, या फिर अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। तो थैंक यू।